वो शौक से मर्डर करता था और उसका ये शौक ऐसा था कि उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा मर्डर करने के लिए दर्ज है। 200 लोगों की हत्या, 200 बारातियों का मर्डर यहाँ कर दिया गया आगरा के पास में। ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ऐसा हुआ, इतना जो डर, इतना जो खौफ, वो केवल और केवल इस ठग बहराम की वजह से, इसके गैंग की वजह से। अब या तो ज़मीन खोद के वहाँ पे कब्रें खोदी, उसमें उनको दबा दिया, या फिर कुएं में भर दिया लाशें। और फिर चूंकि वो जगह हॉन्टेड कहलाने लगती थी, बहुत सारे कुओं के बारे में हो गया, कुएं में भूत है, कुएं में भूत है। कहते हैं कि कोई भी अपराधी जुर्म शौक से नहीं करता, कोई ना कोई मजबूरी होती है जिसके कारण वो जुर्म के रास्ते पर उतर जाता है। लेकिन आज अपराध लोक के एपिसोड नंबर 3 में हम आपको एक ऐसे अपराधी की, एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी सुनाने वाले हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। वो शौक से मर्डर करता था और उसका ये शौक ऐसा था कि उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा मर्डर करने के लिए दर्ज है। आपको जानकर हैरानी इस बात से भी होगी कि वो ठग भारत से ताल्लुक रखता है। हम बात कर रहे हैं ठग बहराम की, और इस पॉडकास्ट में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरुण। तो वरुण, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले इस केस के बारे में सीधा बात करें तो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प ये केस है। 900 मर्डर, ठग बहराम, और उस समय की बात जब अंग्रेज़ों का दबदबा हुआ करता था। तो क्या ये किस्से थे, कैसे ये किस्से शुरू हुए, ठग बहराम कौन था, ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, बहुत आसान शब्दों में कहें तो आप एक कहानी से हम शुरू करें। एक बार एक बारात थी और ये बारात मध्य प्रदेश के ग्वालियर से चली, ये दिल्ली आई। दिल्ली के एक व्यापारी के यहाँ एक बेटी की शादी थी। लड़का पक्ष ग्वालियर से आया था, दिल्ली की लड़की थी, व्यापारियों का ये दोनों ख़ानदान थे। और जब ये शादी हुई उसके बाद दुल्हन को विदा करके ये लोग वापस ग्वालियर के लिए चल पड़े। लेकिन ये कभी ग्वालियर नहीं पहुँचे। बारात में 200 से ज़्यादा लोग मौजूद थे और इसमें बहुत सारे हट्टे कट्टे पहलवान थे, है ना, और बहुत सारे लाठी चलाने वाले, तलवार चलाने वाले लोग थे। लेकिन ये कभी ग्वालियर नहीं पहुंच पाए। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आगरा के पास इस पूरी बारात को लूट लिया गया। न केवल लूट लिया गया, सारे लोगों को जान से मार दिया गया। न केवल जान से मार दिया गया, ये पूरी बारात गायब कर दी गई। अब आप सोचें कि 200 लोगों की हत्या, 200 बारातियों का मर्डर यहाँ कर दिया गया आगरा के पास में। और ये जो पूरा रूट है जो मध्य प्रदेश से होते हुए दिल्ली तक जाता है और दिल्ली से वापस मध्य प्रदेश तक जाता है, तो इस पूरे रूट पे कितना इसका असर पड़ा होगा। लोगों ने डर के मारे इस रूट पे आना जाना बंद कर दिया, अपना व्यापार बंद कर दिया, और अपने जो शादियां थी, जो ब्याह थे, वो बंद कर दिए। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ऐसा हुआ, इतना जो डर, इतना जो खौफ, वो केवल और केवल इस ठग बहराम की वजह से, इसके गैंग की वजह से। ठग बहराम के गिरोह में ऐसा कहते हैं कि 200 से ज़्यादा लोग काम करते थे। और जब मैं कह रहा हूँ काम करते थे तो लिटरली वो नौकरी कर रहे थे। और इनके लिए जैसे कोई आर्टिस्ट होता है, कोई पेंटर होता है, कोई ड्राइवर होता है, कोई कुछ काम करता है, हम लोग पत्रकार हैं, है ना, उनके लिए ये जो ठगी का काम है, ये काम था, ये एक नौकरी थी उनके लिए, यही पूजा थी उनकी, ये उनका करियर था। और ये लोग अपनी इच्छा से ठग बनते थे। ये ठग कैसे बनते थे उसकी भी कहानी बहुत एक यहाँ मायने रखती है कि किस तरीके से वो ठग बनते थे, उनको ठग कैसे बनाया जाता था, वो विधा क्या थी, वो भी एक कहानी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जब हम ठग बहराम की बात करते हैं तो 1790 से 1840 के बीच जितने भी मर्डर इस पूरे इलाके में हुए, जितनी भी हत्याएं इस पूरे इलाके में हुई, जितने भी लोग यहाँ से गायब हो गए, तो उसमें एक बड़ा रोल ठग बहराम के गिरोह का है। और एक इस पर कई किताबें लिखी गई, कई मूवीज़ आईं, और
इन तमाम मूवीज़ में एक ख़ास चीज़ के बारे में पता चलता है। वो ख़ास चीज़ है एक पीला रुमाल। ठग बहराम जब किसी को मारता था तो वो किसी चाकू से नहीं मारता था, वो किसी तलवार से नहीं मारता था, वो किसी बंदूक से नहीं मारता था, वो मारता था एक पीले रुमाल से। जैसा अमूमन माना जाता है कि सीरियल किलर किसी अपने एक अंदाज से मर्डर करते हैं, तो बहुत ही पीला रुमाल उनका अंदाज था। लेकिन वरुण, आपने जो चीज़ बताई कि 200 से ज़्यादा लोग उनके गैंग में थे और ये मिलकर शौक से मर्डर करते थे, लेकिन काफ़ी समय तक ये मर्डर करते रहे और 200 लोगों की अगर बारात वहाँ पर गायब हो गई तो कोई लाशें वगैरह, कुछ सबूत वगैरह कुछ तो मिला होगा जिससे पुलिस उन तक पहुँच पाती। तो उस समय क्या था? देखिए, ठगी एक विधा थी। मतलब एक होती है चोरी, के दबे पांव चोर आपके घर में घुसा और वो आपका सामान चोरी करके भाग गया। एक होती है लूट, के किसी ने आपको कोई हथियार दिखाया और आपसे आपका जो वैल्यूएबल थिंग्स हैं, कीमती चीज़ें हैं, वो छीन ली, वो होती है लूट। एक होती है डकैती, बहुत सारे डकैत आपके घर में घुसे, आपको बंधक बनाया, आपको मारा पीटा और आपका सामान लेके चले गए। एक होती है ठगी। ठगी इन तीनों चीज़ों से पूरी तरीके से अलग है। ठगी में क्या होता है कि आपका भरोसा जीतता है ठग। ठग आपके पास आएगा, आपसे बात करेगा, कुंवर आप कैसे हैं, आप कहाँ काम करते हैं, आपके घर में कौन कौन मतलब है। उनकी बातचीत पर भी काम किया जाता था। अच्छे से ट्रेंड होते थे वो लोग। तो उन्हें कई भाषाएं बोलनी आती थी, अपने पहनावे पर वो बहुत ध्यान देते थे। मतलब किसी से भी दोस्ती बनाना बहुत आसान था उनके लिए। जैसे मान लीजिए वो बारात में शामिल हो गए जी। अब बारात जा रही है 200 लोगों की, वहाँ पे 2 आदमी अचानक आए और कहा, भैया कहाँ जा रहे हो? कि हम तो ग्वालियर जा रहे हैं। भैया हम भी ग्वालियर जा रहे हैं, हमने सुना है यहाँ ठग बहुत हैं, हम तो सोच रहे थे कोई बारात आए तो उसके साथ हम भी लग के चले जाएं, तो भैया प्लीज़ हमें भी ले चलो। अब ये 2 लोग उस बारात में शामिल हुए और धीरे धीरे मिठाइयाँ खाना इन्होंने शुरू किया, लोगों से बात करना शुरू किया, बुआ जी नमस्ते, चाचा जी नमस्ते करना शुरू किया। और उसके बाद धीरे से इन्होंने मौका देख के उनके खाने में उनके खाने में इन्होंने नींद की दवाई मिला दी। अब जब ये नींद की दवाई खा के पूरी बारात सो गई, इसके बाद एक इशारा और फिर वहाँ से 200 लोगों का गैंग वहाँ मौजूद। अब जब 200 लोगों का गैंग वहाँ आ गया, उसके बाद सब ने जो है इन लोगों को गला दबा के मार दिया, सोते हुए लोगों को ही जान से मार दिया गया। अब इसके बाद क्या किया? इसके बाद इन्होंने ज़मीन खोदी और ज़मीन खोद के उनको कब्र बनाई और सारे लोगों को वहाँ पे लेटा दिया। कब्र बना दी। हाँ, अच्छा। हाँ, वहीं रास्ते से थोड़ा अलग हटके। अब उस ज़माने में तो बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर तो था नहीं, जंगल ही था। थोड़ा अंदर ले गए, जंगल की तरफ ले गए, वहाँ कब्र खोदी, उनको दफना दिया। बहुत हैरानगी की बात है, 200 आप लाशें लेकर भी जा रहे हैं और रात भर ये पूरा सिलसिला चल रहा है। और दिन भर भी, मतलब कोई ऐसा तो नहीं था आज की तरह कि मतलब सड़क चल रही है, लोग देख रहे हैं, तो यदा कदा वहाँ से कोई आता जाता था 2 दिन में, 1 दिन में। तो आराम से उन्होंने अपने काम को अंजाम देते थे ये लोग और उनको दफना देते थे। अब थोड़े दिन के बाद उस पर घास उगाती थी, खरपतवार उगाती थी, पेड़ उगाते थे, तो सभी नामो निशान ही मिट गए। नामो निशान मिट गया। अब आप ढूंढते रहो 200 लोग कहाँ गए, कोई बताने वाला ही नहीं 200 लोग कहाँ गए। मतलब उस समय में ऐसी, मतलब इतना दिमाग लगा के क्राइम करना है, इतना दिमाग लगा के ठगी करना वाकई में एक कला है। मतलब कि ये उनको क्या ये मतलब चीज पढ़ाई जाती थी, जैसे आप कह रहे हैं कि वो पेशे से ये चीज करते थे, करियर की तरह, तो क्या ट्रेनिंग मिलती थी, क्या किस तरीके से वो इस रुचि कैसे पड़ती थी, क्या चीज थी वो? देखिए, जब हम बात बहराम की कर रहे हैं तो हमें ये जानना होगा कि बहराम का जो जन्म है वो 1765 में हुआ और बहराम के जो बहराम के गुरु थे, जो बहराम के गुरु थे 1765 के बाद, सैयद अमीर अली इनका नाम है। और ये जो सैयद अमीर अली थे, ये उस ज़माने के बहुत खूंखार और बेरहम ठग माने जाते थे। अब यहाँ पे बहराम ने ठगी के गुर सीखे, ये सीखे। हाँ, मतलब जैसे आप आज पढ़ाई करते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, उस ज़माने में एक गुरु के पास रह के आप ठगी सीखते थे। तो इन्होंने ठगी सीखी बहराम ने, और ठगी सीखने के बाद इन्होंने पहले तो ये अपने गुरु के गैंग में ही शामिल थे, बाद में ये अलग हो गए और किसी दूसरे अपना खुद का गैंग बना लिया इन्होंने। और जब इन्होंने गैंग बना लिया तो अपने गैंग में ये भर्तियां करने लगे। धीरे धीरे करके इनका जो गैंग है वो 200 लोगों तक का इनका गैंग हो गया। अब इनका जो मतलब आप देखें जो इनका काम था वो कहाँ से कहाँ तक था। पूरा अवध का इलाका
जो आज लखनऊ के आसपास का इलाका है, पूरा आप देखें तो इनका बुंदेलखंड का हमारा पूरा इलाका, जिसमें थोड़ा सा राजस्थान है, जिसमें थोड़ा सा मध्य प्रदेश है, जिसमें थोड़ा सा उत्तर प्रदेश है ना, ये पूरा इलाका। और ये आप गौर करेंगे तो ये ग्वालियर और भिंड, मुरैना, आगरा, दिल्ली, ये जो पूरा इलाका है, थोड़ा सा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका, ये यहाँ तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। अब यहाँ से जितने भी लोग आते थे, जाते थे, यहाँ पे इस रूट पे अपना व्यापार करते थे, वो सारे लोग इन डाकुओं से परेशान थे। मैं तो केवल बहराम की बात कर रहा हूँ, एक गैंग की हम बात कर रहे हैं आज, लेकिन उस ज़माने में ऐसे सैकड़ों गैंग थे। बंगाल में अलग गैंग थे, आपका पूर्वांचल में अलग गैंग थे, बिहार में अलग गैंग थे, है ना, दिल्ली में भी कुछ गैंग उस तरीके के चलते थे। तो ठगी एक बहुत बड़ी विधा थी, और इस विधा के जो शातिर लोग थे, माहिर लोग थे, वो लगातार अपने इस जो हुनर था उसको मतलब हाँ, गैंग बड़ी हो जाए। अब हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं उसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि बैरहम ने अपने जो लोग काम करते थे उनको ये सिखाया कि किस तरीके से लोगों को मारना है, किस तरीके से मर्डर किया जाए, किस तरह से मर्डर किया जाए, किस तरह से लोगों का भरोसा जीतना है, किस तरीके से लोगों के साथ घुलना मिलना है, किस तरीके से उन्हें अपना बनाना है, किस तरीके से उनका भरोसा हासिल करना है, और तब जाके वो आदमी आपका सारा बात मानेगा, आपका सारा काम करेगा। और वो क्या काम करेगा, आप उसको बोलेंगे भैया ज़रा मेरे साथ यहाँ तक चलो प्लीज़, है ना। हाँ, अब तो एक ठग आके एक मोहल्ले में रहने लगा, और उसने अपनी दोस्ती कर ली 10-12 अलग अलग लोगों से, कुछ लोगों को उधार बांट दिया, कुछ लोगों को मदद कर दी। अब वो धीरे धीरे सारे लोग उसके ऊपर भरोसा करने लगे। फिर एक दिन उसने कहा आज मेरे यहाँ भंडारा है, आप आइए सारे लोग खाना खाइए आज मेरे यहाँ, पूरे गांव के लोग, है ना। और वो सारे लोगों को बुलाया भंडारे में, अपना उसने नींद की दवाई मिलाई और सारे पूरा गाँव सो गया, और इन्होंने एक ही रात में पूरा गाँव साफ कर दिया। तो ये अमूमन मतलब कि ऐसे बड़े क्राइम ही करते थे, मतलब कि ज़्यादा तादाद में लोगों को शिकार बनाते, जैसे 200 की बारात, फिर पूरा गांव। हाँ। तो अमूमन ये जैसे क्राइम करते थे, पूरा गैंग है। हाँ। तो इसी तरीके से क्या ये लोगों को ठगी करते थे? देखिए, ये कोशिश करते थे कि एक बड़े तबके को अपना शिकार बनाया जाए। आज भी आप रोडवेज के जो चालक हैं, आप उनसे बात करेंगे तो आज भी कानवाई नाम की एक चीज़ होती है बसों में। कानवाई? हाँ। क्या होती है? एक्चुअली ये एक शब्द है अंग्रेजी का ही, कॉन्वॉय, है ना। ये हाँ, ये आपका एक काफिले को बोला जाता है। हाँ, काफिले को बोला जाता है। अब इसमें होता क्या है कि एक पूरा वक्त था जब बहुत ज़्यादा लाइट नहीं थी, पुलिस बहुत नहीं थी, गश्त बहुत नहीं होती थी, सड़कें बहुत अच्छी नहीं थीं, टोल की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी। तो क्या होता था कि जो ठग थे वो ऐसे बसों में बैठ जाते थे जी। और वो बस में अपना प्रसाद खिला देते थे लोगों को। मैं देवी माँ के यहाँ से आ रहा हूँ और ये प्रसाद है, पूरी बस के लोगों को वो प्रसाद बांट दिया, पूरी बस के लोग जो है वो सो गए प्रसाद खा के, और पूरी बस को लूट लिया गया। तो हुआ क्या कि इससे बचने के लिए बसों ने क्या काम किया कि एक किसी पॉइंट पे 5 या 6 बसें एक साथ रुकती थीं, एक एक पुलिस वाला उन बसों के अंदर खड़ा होता था, चढ़ता था, और वो सारी की सारी बसें एक के पीछे एक चला करती थी जब तक कि वो अपने डेस्टिनेशन तक ना पहुंच जाएं। और वहाँ पे वो बसें दूसरी तरफ भी सेम स्थिति थी, वहाँ भी वो पुलिस वाले ऐसे बसों में बैठते थे और वो यहाँ तक लेके आते थे। तो लोकल भाषा में उसको कानवाई बोला जाता था। तो बहुत लंबे वक्त तक मैंने खुद अपनी आंखों से कानवाई की वो कार्रवाई देखी है कि किस तरीके से ठगों से बचाने के लिए बसों को ये काम किया जाता था। तो क्या होता है कि ये जो ठगी है ये उतनी सरल या उतनी आसान नहीं है जितनी हम सोच रहे हैं। पूरी की पूरी बस लूट ली जाए, बस में जो बैठे, अब तो चलो हत्याएं नहीं होती थी, पूरे के पूरे गांव को लूट लिया जाए, पूरी बारात को गायब कर दिया जाए और तमाम लोगों की हत्या कर दी जाए। अब या तो ज़मीन खोद के वहाँ पे कब्रें खोदी, उसमें उनको दबा दिया, या फिर कुएं में भर दिया लाशें जी। तो कुएं में भर देते थे ये लाशें, कुएं में भर देते थे लाशें। और उसके बाद क्या होता था कि लोग आसानी से पता नहीं कर पाते थे।
और फिर चूंकि वो जगह हॉन्टेड कहलाने लगती थी, बहुत सारे कुओं के बारे में हो गया, कुएं में भूत है, कुएं में भूत है, मगर कुएं में थोड़ी भूत है। उस समय थोड़ा ऐसे था भी कि भूतों में लोगों का अंधविश्वास पे लोग हाँ, तो अब ये जो कहानियां आई निकल निकल के कहाँ से आई, अच्छा, वो इन्हीं ठगों से हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कहते हैं। बड़ी प्रसिद्ध कहानी है कि बहुत सारे लोगों ने ऐसा देखा कि एक पूरी की पूरी बारात जो है वो जा रही है रास्ते से और वो गायब हो गई अचानक। तो अब ठग बहराम की नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, लोगों को ऐसा लगा अरे ये मतलब भूत हाँ, तो लोगों ने ऐसा बताया कि हमने देखा कि अचानक बहुत सारे लोग सड़क पे जा रहे थे और फिर हमने उन्हें गायब होते हुए देखा। तो आप करेंगे गूगल या इंटरनेट यूट्यूब तो आपको ऐसी तमाम किस्से कहानियां मिलेंगे। लेकिन हम किसी अंधविश्वास को यहाँ बढ़ावा नहीं दे रहे, हम फैक्ट पे बात कर रहे हैं। तो जो तमाम किस्से छपे अखबारों में उन दिनों, जो तमाम बातें छपी, देखिए तमाम चीज़ें यहाँ लिखी हैं। 1765 में मध्य भारत में बहराम का जन्म हुआ। जबलपुर इलाका, मध्य प्रदेश का इलाका, वो बहराम वहाँ पर पैदा हुआ। बहराम ने सैयद अमीर अली से ठगी सीखी और अगले 10 सालों में वो ठगों का सरदार हो गया इस पूरे इलाके के। और इसके बाद में अब आप सोचिए कि इतना खौफ उसका, फिर लोग कहाँ पहुँचते, लोग अपने राजा के पास पहुँचते, अपने ज़मींदार के पास पहुँचते, अंग्रेज़ सरकार के पास पहुँचते। अब जब लगातार अंग्रेज़ सरकार के पास में ये शिकायतें आने लगीं कि बारातें गायब हो रही हैं, लोग गायब हो रहे हैं, और इसमें एक ख़ास बात एक ये भी थी कि जब अंग्रेज़ों ने ये सोचा कि अब हमें यहाँ पे अपना वो विस्तार करना है, तो उन्होंने कहा छोटे छोटे गांवों में जाओ, वहाँ पे चौकियाँ बनाओ। तो लेकिन जो अंग्रेज़ अफसर थे वो जाने से इनकार कर देते थे डर के मारे। तो बहुत सारे ऐसे अंग्रेज़ अफसर थे जिन्होंने इनकार कर दिया कि भाई हम तो नहीं जाएंगे फला गांव में, वहाँ तो हमने सुना ठग बहराम रहता है। इसी में मैंने बात सुनी थी कैप्टन सेलीमैन की कोई ऐसे वो थी, कैप्टन सेलीमैन का वो वहाँ भी आता हूँ। तो लोग इनकार कर देते थे उस गाँव का जो भी बनने से। तो जब अंग्रेज़ अफसर डरने लगे, जब बहुत सारे भारतीय अफसर इस बात को कहने लगे कि भाई उस तरफ नहीं जाना, वहाँ बहराम है, उस तरफ नहीं जाना, वहाँ बहराम का गिरोह है, तब धीरे धीरे तो मतलब इतना दबदबा था कि अंग्रेज सरकार तक भी वो बात पहुंच गई और उनको भी डराया जाने लगा। बिल्कुल, वो डरने लगे। और तब इंग्लैंड से इसको स्लीमैन को भेजा गया, कैप्टन स्लीमैन को भेजा गया, और ये कहने के लिए कि भाई अब जो है आप इस ठगों से मुक्ति दिलाइए, अब आप इन ठगों से बचाइए। तब जाके कैप्टन स्लीमैन ने एक रास्ता निकाला, और वो रास्ता क्या था, स्लीमैन जब भारत आया तब उसे भारत के बारे में कुछ पता नहीं था। उसे ये नहीं पता था कि भारत में कितनी भाषाएं हैं, किस तरह का खाना है। स्लीमैन सालों तक भारत में रहा, भारत के लोगों से मिला, वो गांव से गांव घूमता रहता था। पर ऐसे भी कहते हैं कि हर शेर के ऊपर एक सवा शेर होता है, तो मतलब कि अगर शातिर वो है, बहराम है, तो स्लीमैन भी सवा शेर है। हाँ। तो उनको पकड़ने के लिए भी क्या वो पूरी कहानी रही होगी, वो चीज़ रही होगी, उसके बारे में जी बिल्कुल। तो स्लीमैन गांव से गांव घूमता रहा और उसने लोगों से दोस्ती करता रहा। जी। उस ज़माने में दोस्त कौन हो सकता था? उस ज़माने में दोस्त हो सकते थे जो आपके किसान हैं, जो आपके इधर से उधर गाड़ीवान हैं, है ना। उस ज़माने की जो वैश्याएँ होती थी, उस ज़माने की जो तवाइफ़ें होती थीं, वहाँ सब उसने अपने धीरे 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 वो अपने गुर्गे, अपने जासूस प्लांट करता रहा बहुत लंबे वक्त तक, सालों तक। और सालों के बाद उसे कई भाषाएं आ गईं। वो अवधी बोलने लगा, वो बुंदेलखंडी बोलने लगा, वो आगरा के आसपास की ब्रज भाषा बोलने लगा, उसे कई भाषाएं आ गईं। भारत का वो खाना खाने लगा, भारत के लोगों को समझने लगा। तो जैसे कहते हैं कि इन रोम डू एज रोमन्स डू, तो इन इंडिया डू एज इंडियंस डू। बिल्कुल। हाँ। उसके बाद वो इंडिया के लोगों की तरह कपड़े पहनने लगा, और वो ऐसी गर्मी में सो जाता था, है ना, गांव देहात का खाना खा लेता था, कुएं का पानी पी लेता था। उसने क्या ये एक उनकी भी रुचि थी कि वो चाहते थे कि जो बहराम है वो उन तक पहुंचे,
जैसे बहराम जब क्राइम करता था तो अमूमन भरोसा जीतता था, पहुंचते थे वहां तक। क्या ये इसके पीछे ये भी सोच हो सकती है कि अगर स्लीमैन इतने शातिर थे, इसके पीछे ये भी शायद सोच हो सकती है कि किसी दिन कहीं ना आमने कहीं सामना हो, इस दिन आमना सामना हो कि बहराम ही उन तक पहुंच जाए, बिल्कुल, अगर वो नहीं पहुंच पा रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद होता यह है कि एक दिन इसको ये पता चलता है कि बहराम को ये कला सिखाई किसने, तो वो सैयद आमिर अली तक वो पहुंचता है, जो उनके गुरु थे, जो गुरु थे। हाँ। उसके बाद वो उसको पूछता है बताओ बहराम कहाँ है, तो सैयद आमिर अली को ये पकड़ लेते हैं, इनको पकड़ में। लेते अच्छा ठीक है। वो अपना मुंह नहीं खोलता। उसके बाद उसके पूरी फैमिली को पकड़ लिया जाता है और हाँ, उसके बाद उसकी फैमिली को तड़पाना अंग्रेज चालू करते हैं। फिर वो अपनी फैमिली का वो हाल देख नहीं पाता, वो अपना मुंह खोल देता है, बहराम का पता बता देता है। जब बहराम पकड़ा गया तब उसकी उम्र 75 साल के आसपास बताई जाती है। 75 साल की? हाँ, और 2 साल तक फिर कोर्ट में उसके खिलाफ मामले चलते हैं और वो पुलिस को बताता है कि 931 कत्ल उसने किए हैं। कबूल करता है 931 कत्ल? हाँ जी, हाँ जी। 931 कत्ल वो कबूल करता है। इसके अंदर से कुछ कत्ल तो ऐसे थे जो उसने अधिकतर कत्ल उसने खुद किए, मगर मोटा मोटी 931 कत्ल उसके ऊपर लगते हैं, जिसमें वो बताता है हाँ ये सब मैंने किए। वो अपना पीला रुमाल दिखाता है, रुमाल में क्या रुमाल के पीछे की कहानी भी वो बताता है? हाँ, एक सिक्का होता है उसमें रुमाल में बंधा हुआ, तो एक खास तरीके की गांठ होती है, वो आजकल प्रचलन में नहीं है। जैसे तमाम तरीके की गांठ होती हैं, रीफ नॉट होती है, ये नॉट वो नॉट, कई तरीके की गांठें होती हैं। तो उसने एक खास तरीके की गांठ बनाई और जैसे ही कोई व्यक्ति उसका प्रतिरोध करना चाहता, वो एक उस अपने रुमाल, उसके पास लंबा सा रुमाल था, वो रुमाल आज भी स्लीमैन के वंशजों के पास सुरक्षित है और अभी उनके पास सुरक्षित है। हाँ, बचा? अच्छा। हाँ, आप गूगल करेंगे आपको फोटो भी मिलेगी उसकी, और उसमें वो सिक्का बंधा हुआ आज भी मौजूद है, जिस सिक्के से वो सारे मर्डर को अंजाम दिया जाता था। और वो लोगों के गले में वो फंदा डाल देता था, उनको तब तक दबाता था जब तक के वो इंसान बेहोश ना हो जाए, वो मर ना जाए, और इस तरह वो लोगों की जान ले लेता था। 931 मर्डर। अब एक खास बात है कि अंग्रेज सरकार ने इस पूरी जो प्रोसेस थी, ये इसको पकड़ने के लिए, बहराम को पकड़ने के लिए जो प्रोसेस थी, इस एक विभाग बनाया, ठगी विभाग है ना, एक पूरा विभाग बनाया जो ठगों को पकड़ता था। उसी डिपार्टमेंट को हेड करता था कैप्टन स्लीमैन। अब जब भारत से ठग खत्म हो गए तब इसको पूरे डिपार्टमेंट को बंद नहीं किया गया, इस डिपार्टमेंट का नाम बदल दिया गया। ऐसा कहते हैं कि इसका नाम बदल के क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट रख दिया गया, जिसको आज हम सीआईडी कहते हैं। अच्छा, तो वही वहां से शुरुआत हुई थी सीआईडी। तो आप सोचिए सीआईडी जिस तरीके से काम करती है, जिस तरीके से केस सॉल्व, तो ये तो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी हो गई सीआईडी की नींव पर। हाँ, एक तरह से हम करें बात। तो उसी तरीके से कैप्टन स्लीमैन, मैंने बताया जैसे कि वो भारतीयों के कपड़े पहनता था, भारतीयों का खाना खाता था, भारतीयों की बोली उसने सीखी, और वो लगातार गांव से गांव पैदल पैदल घूमता रहा और वो पूरा भारतीय हो गया, और वो भारतीय लोगों की तरह सोचने समझने लगा, ठगों की तरह वो जानने लगा कि ये किस ग्रोह का काम है, ये बहराम का है कि नहीं है, ये वाला बहराम का है, तो वो सारी चीज़ें सीखने लगा। तो ये पूरी कहानी सीआईडी के बनने की भी है। और 931 कत्ल इससे पहले न कभी सुने गए थे, न कभी देखे गए थे, तो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये मामला दर्ज हुआ। बहुत ही मतलब बड़ी बात है ये कि कोई सीरियल किलर 931 मर्डर करना, आज से पहले मैंने भी कभी नहीं सुना था। जब आपने मेरे से डिस्कस करा इस चीज़ के बारे में, तो मैं भी एक समय के लिए तो मैं भी हैरान रह गया था कि 931 मर्डर कोई सीरियल किलर कैसे कर सकता है। तो ये बहुत ही मतलब कि दिलचस्प कहानी थी। एक सवाल जो मेरे उसमें जहन में आ रहा था, जब बहराम को पकड़ा गया तो क्या उसके जो गिरोह था, जो 200 लोगों का जो उसका गैंग था, क्या उनको भी साथ में पकड़ा गया, या वो लोग अभी भी उसके बाद भी वो एक्टिव रहे? क्या चीज़ थी? देखिए, उसमें से अधिकतर लोग पकड़े गए, अधिकतर लोगों को फांसी पर लटका दिया गया। रिपोर्ट हमें ये बताती है साल 1838 में बहराम को पकड़ा गया। उस समय उसकी उम्र 75 साल थी। 2 साल तक बहराम के खिलाफ मुकदमा चला। 1840 में उसे मध्य प्रदेश के कटनी में एक पेड़ पर सरेआम फांसी पर चढ़ा दिया गया। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में एक जगह है, उस जगह का नाम है सिलीमनाबाद।
और सलीमाबाद, हाँ, कैप्टन स्लीमैन के नाम पर है। अच्छा। हाँ, और वहां पर स्लीमैन की याद में एक स्मारक भी बनाया गया है ना। तो कटनी में फांसी हुई ठग बहराम को। ठग बहराम के जितने भी गिरोह के लोग थे, अधिकतर लोगों को मार दिया गया, उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। जिनके थोड़ा छोटे अपराध थे, जो बहुत ज़्यादा हत्याओं में शामिल नहीं थे, उनको पानी के जहाज़ों में बैठाकर उनको दूर दराज के देशों में भेज दिया गया। और बहुत सारे लोगों को ऐसा सुनते हैं कि चलते हुए पानी के जहाज़ों से फेंक दिया जाता था, वहाँ पे अपने साथ ले जाते थे ताकि साफ सफाई का काम करेगा। अपराधियों के साथ पहले इसी तरीके का सुलूक करते थे अंग्रेज़। तो फाइनली इस तरीके पूरा खेल इनका ख़त्म हुआ और एक नया डिपार्टमेंट हमारे देश को मिला जिसको हम CID कहते हैं। एक यहाँ पे 4-5 खास चीज़ें हैं कुंवर, जो मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि एक खास भाषा जिसमें ये आपस में बात करते थे उस समय, मतलब जब ये आपस में अपराध करने वक्त, हाँ, तो लोग ना समझ पाएं तो ये खास तरीके की भाषा में एक कोड वर्ड में बातचीत किया करते थे। उस भाषा को बोलते थे रमोसी। रमोसी, हाँ। क्या अभी भी रमोसी में बातचीत होती है? अभी रमोसी जिंदा है? नहीं, ये ठगों की भाषा थी और ठगों की भाषा, ठगों के साथ ही खत्म हो गई। तो उस भाषा को रमोसी कहा जाता था। कोड वर्ड में ये लोग बातचीत करते थे, इनकी बात कोई और समझ नहीं पाता था और इसी चीज का इनको फायदा मिल जाता था। हाँ, और ठगों के अंदर एक ये क्वालिटी भी थी, इनको कई तरीके की कलाएं आती थी। इन्हें बांसुरी बजाना आता था, तबला बजाना आता था, ये लोग अच्छे हलवाई होते थे। इनको और भी कई तरीके के वाद्य यंत्र बजाने आते थे, गाना गाना आता था, डांस करना आता था। तो इतने टैलेंटेड से तो आसानी से किसी और करियर में भी जा सकते थे, लेकिन ठगी ही चुना। हाँ, नहीं, ठीक है, शौक है, शौक की बात है, शौक बड़ी चीज है। हाँ, जी। तो इस तरह से ये लोग ठग बनते थे और ठग बनने के लिए ये इतनी सारी चीज़ों में ये पारंगत होते थे। अब एक और ख़ास बात ये है कि ये जिस फावड़े से कब्र खोदते थे, उस फावड़े को कहते थे कस्सी। कस्सी, हाँ, कस्सी कहा जाता है। और ये जो कब्र जो खोदी जाती थी उसको बोलते थे बेल। जिस कब्र खोदते थे जो उनकी, हाँ, जहाँ पर, हाँ, ठीक। तो बेल खोदने का इस्तेमाल करने के लिए कस्सी को यूज करते थे, बेल को खोदने के लिए। अब होता क्या था कि जो कस्सी होती है, कस्सी की ये लोग पूजा करते थे। अच्छा, जैसे मतलब इनका जो औजार है, हाँ, विश्वकर्मा पे जैसे हम अपने कलम की करते हैं, तो ये कस्सी की, ठीक है। तो ये कस्सी की पूजा करते थे और जब ये कस्सी की पूजा करते थे उसके साथ वहाँ पर उसका कई तरीके से अभिषेक करते थे, दूध से, शहद से, वगैरह वगैरह, है ना। और उसके बाद ये उसका अभिषेक करते थे खून से। खून से अभिषेक करते थे? हाँ, खून से ये अभिषेक करते थे उसका। उसके बाद ये एक रस्म निभाते थे, ये शमशान में बैठकर अपने साथ एक गुड़ लेके आते थे। उस गुड़ का नाम था तपोनी गुड़। हाँ। किस चीज का बनता था वो गुड़? ये गुड़ सामान्य गुड़ होता था, लेकिन उसको ये तपोनी कहते थे। उसे ये शमशान में बैठ के खाते थे और थोड़ा थोड़ा ये गुड़ खाते थे। और ये ऐसा माना जाता था कि ये गुड़ जो है इस पूरे गैंग को जोड़ के रखेगा। और जिस नए बंदे को ये अपने गिरोह में एंटर करते थे, अपने गैंग में एंटर करते थे, उसको ये गुड़ खाने के लिए तपोनी गुड़ देते थे। और फिर ये माना जाता था कि जिसने एक बार ये गुड़ खा लिया, जिसने तपोनी एक बार चख लिया, वो कभी इस गिरोह को छोड़ के नहीं जाएगा। और यहाँ एक ख़ास बात यह है कि इस पूरे गिरोह में कोई जातिवाद नहीं होता था, इस पूरे गिरोह में कोई धर्म नहीं होता था। अब वैसे तो हम देखते हैं कि थोड़ा वक्त पहले भारत के अंदर जातिवाद बहुत ज़्यादा था और धर्म को लेके बहुत मारकाट की स्थिति थी, लेकिन यहाँ इस पूरे गिरोह के अंदर कोई धर्म और जाति को लेके एक दूसरे से इनका वैमनस्य नहीं था। और वो था जुर्म। हाँ, ठगी। हाँ, और ये काली माँ की पूजा करते थे और काली की पूजा करने के बाद ये अपना ठगी को अंजाम देते थे और ये बड़ी बड़ी जो ठगी की वारदातें हैं उनको किया करते थे। अब यहाँ कई और चीज़ें हैं। देखिए, अंग्रेज़ अफसर इतना लंबे वक्त तक इनको ढूंढते रहे, उन्हें कामयाबी नहीं मिली। फाइनली कामयाबी मिली भी तो कैसे कि आमिर अली ने पता बता दिया। पता बताने के बाद भी 5 साल तक बहराम मिला नहीं था।
पता बताने के बाद भी 5 साल तक नहीं मिला। तो कुल ये वैसे कितने, जब तक मतलब स्लीमैन जब से लगे, तो मैंने सुना तब भी काफी मतलब 8-10 साल का वो पूरा वो दौरान वो लगे रहे उसमें, और उसके बाद जाके फिर मतलब पता लगने के बाद भी उनको 5 साल और लगे। हाँ, तो बड़ा तो कितनी देर का ये उनका स्लीमैन की ये जांच चलती रही? देखिए, जो रिपोर्ट्स हमारे पास हैं वो हमें ये बताती हैं कि स्लीमैन जब भारत आया उसके बाद से ही उसने इस काम को करना शुरू कर दिया, और 10 साल से ज़्यादा उसको लगा स्लीमैन को कि वो बहराम को ढूंढ पाए, बहराम को गिरफ्तार कर पाए, और इसने बहुत बड़ा एक गुप्तचरों का जाल बिछाया था। और ये जो जाल इसने गुप्तचरों का बिछाया था, तो ये टिप देते थे कि आज एक ठग आया हुआ है, एक सुराग, एक कड़ी से कड़ी जोड़ते है ना, इस ठग को हमें पकड़ना है। तो अब मान लीजिए किसी वेश्या ने ये सुराग भिजवाया स्लीमैन तक, स्लीमैन वहाँ पहुँचा, एक ठग को पकड़ा, पर उस ठग ने उगला ही नहीं कि बहराम कहाँ है, कहाँ मिलेगा, या उगल भी दिया तो स्लीमैन कभी उसे ढूंढ नहीं पाया, क्योंकि उसका ऑपरेशन का इलाका इतना बड़ा था बहराम का। तो उसके लिए स्लीमैन के लिए बहराम को पकड़ना बिल्कुल असंभव हो गया था। वो जब तक एक लोकेशन पहुंचता वो अपनी लोकेशन बदल देता, वो वहां पहुंचता फिर वो लोकेशन बदल देता। 200 लोग इकट्ठे एक नहीं, अलग अलग तरीके से मूव करते थे, और चूंकि ये अलग अलग विधाओं में सक्रिय थे, जैसा मैंने बताया, कोई डांसर था, कोई ब्यूटिशियन था, कोई कुक था, हाँ, कोई गाड़ी चलाने में अच्छा था। गाड़ी आज की तरह मोटर कार तो थी नहीं, मतलब बैलगाड़ी। तो ये धीरे धीरे अलग अलग जगहों पे नौकरी पा जाते थे। अब ये कैसे पता चलेगा ना कि हमें लूटना किसको है, हमें ठगना किसको है? तो पूरी जांच उसके लिए भी चलती थी। आगरा के, ग्वालियर के, दिल्ली के जितने बड़े व्यापारी होते थे, ये उनके यहाँ पता चला नौकरी कर रहे होते थे। अच्छा, इनको कैसे पता चलेगा आज के फला बारात जारी है? इनको कैसे पता चलेगा लूट कहाँ करनी है, ठगी कहाँ करनी है? तो मतलब साथ में ये साइड जॉब भी कर, गैस लाइटिंग कर रहे थे। बिल्कुल। तो ये उस तरीके से वहाँ नौकरियां करते थे, अपने गिरोह तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते थे, और वहाँ पर गिरोह सारा पहुंच जाता था, और फिर ये लूटपाट की वारदातों को अंजाम दिया जाता था। तो ये इतना बड़ा मामला है। और आप देखिए कि जब ये डकैती का दौर खत्म हुआ, ठगी का ये दौर खत्म हुआ, ठगों को सरेआम फांसी दी गई, लोगों के अंदर अंग्रेज सरकार के प्रति भरोसा जगा, तब जाके व्यापार थोड़ा होने लगा। ये एक अलग बात है कि बाद में अंग्रेज कितना उन्होंने व्यापारियों को लूटा, वो एक अलग बात, हाँ। लेकिन ये जो ठगी का जो पूरा केस था, पूरा मामला था, इस पे सैकड़ों की तादाद में किताबें लिखी गईं, और तमाम इस पे पिक्चरें बनी, भारत में भी बनी, बाहर भी बनी। तो आप मतलब मैं कहूँगा दर्शकों से भी कि आप देखिए, एक बार इंटरनेट पे सर्च करके देखिए बहराम को, और वो देखिए कि स्लीमैन का स्मारक को देखिए, आप देखिए उस पेड़ को जहाँ पे जो बहराम है उसको फांसी पर लटकाया गया था, आप देखिए उस पीले रुमाल को, उस सिक्के को जो आज भी स्लीमैन के वंशजों के पास है। तमाम चीज़ें हैं, किताबें हैं ठगों पे लिखी हुई, स्लीमैन ने खुद एक किताब लिखी है, आप उस किताब को देखिए। तो बहुत कुछ है जो देखना, सुनना, समझना बाकी है। ऐसी तमाम चीज़ें हैं, ऐसे तमाम क्राइम हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे, ये देखने के लिए कि ऐसा भी होता है, ऐसा तो सुना ही नहीं था। लेकिन ये सब देखने के लिए आप अमर उजाला पे पहुंची, क्योंकि यहाँ पे हम आपको सबसे पहले सारी नॉलेज दे देंगे। ये केस के बारे में भी आपने बातचीत की, पूरा केस आपने समझा दिया, मुझे लगता नहीं कहीं और जाने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर आप वो तस्वीरें देखना चाहते हैं तो उनको मैं भी देखना चाहूँगा। बहुत ही मतलब बहुत ही इंट्रूगिंग चीज़ है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। ऐसी चीज़ें हो रही थी उस समय, और आज तक मुझे ये हैरानी होती है कि हम पत्रकार हैं, हम पेशे से हम पढ़ते लिखते रहते हैं, लेकिन आज तक ऐसे केसेस से मैं रूबरू नहीं हो पाया था। तो मतलब कि आम जनता कैसे होती, और बहुत ही मतलब दिलचस्प, रोंगटे खड़े कर देने वाली चीज़ है। 900 से ज़्यादा आप मर्डर कर रहे हैं, और अब कैसे पूरा गिरोह चला रहे हैं। और जब पकड़ा भी गया बहराम तो 75 साल का था, मतलब एक तरह से पूरी अपनी जिंदगी जी चुका था। 75 साल का पकड़ा गया, उसके बाद भी 2 साल लग गए, 2 साल लग गए ये सिद्ध करने में, 2 साल लग गए पूरी चीज़ करने में, और उसके बाद जाकर फांसी हुई। तो बहुत ही ये
आज आपने जो कहानी सुनाई है बहुत ही ज़बरदस्त कहानी थी। अगर आप कुछ जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ एक आखिरी मैसेज देना बस चाहेंगे मैं यही कहूँगा कि अमर उजाला के इस पॉडकास्ट को देखें, अपराध लोक को। 2 इसके जो हमने शुरुआती एपिसोड हैं उनको भी देखें, अपनी राय रखें, कमेंट बॉक्स में बताएं हमारा ये जो नया शो है आपको कैसा लगा। और आपके कमेंट्स से यकीनन हमें एनर्जी मिलती है ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग जानकारी आपके लिए ढूंढने की। तो बस जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।